नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। सबसे पहले आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना प्रेषित करना चाहते हैं जो हमारे प्यारे भाई बहन आज पेट की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। यकीन मानिए आप अपने आत्मबल को बना के रखिए, सकारात्मक सोच को बनाकर रखिए, आप निश्चित रूप से अच्छे नंबर गेन करके ही आएंगे। इसी क्रम में हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहां 4 लाइनें सुंदर सी दी गई हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। मतलब एक बार असफल होने से आपको हार नहीं माननी है, निरंतर प्रयास करना है। अगर ऐसा संकल्प आपने किया है दोस्तों तो यकीन मानिए आप सफल होकर ही रहेंगे। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखें। देखिए पहला प्रश्न दिया गया, प्रतिवर्ष विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? हमारा विकल्प जो दिया गया, पहला 13 अक्टूबर, दूसरा 10 अक्टूबर, तीसरा 11 अक्टूबर, चौथा 12 अक्टूबर। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा, प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। अब 2022 की थीम क्या है दोस्तों? यही देख लें, लव योर आइज जो है इसकी 2022 की थीम है। यहां से दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है साइंस में, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष बहुत महत्वपूर्ण है। दूर दृष्टि दोष। अब यहां से प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं? सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार से, निकट दृष्टि दोष को किस प्रकार से निवारण किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जाने कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। एक प्रश्न पहला यह हो गया। दूसरा प्रश्न आपका है कि रेटिना पर प्रतिबिंब कहां बनता है? तो रेटिना से आगे निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब दोस्तों ये रेटिना से आगे बनता है। साथ ही साथ इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये 3 प्रश्न। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, और इसमें रेटिना के आगे पिक्चर या प्रतिबिंब बनता है और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ अगर दूर दृष्टि दोष की बात करें तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। ठीक इसी तरह से रेटिना से पीछे पिक्चर बनता है या प्रतिबिंब जो है दूर दृष्टि दोष में रेटिना से पीछे बनता है और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि माह के रूप में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं उनको क्विक रिवीजन के रूप में देख ले। तो देखिए यहां पहला दिया गया है अगस्त माह का, और अगस्त और सितंबर माह का आज हम यहां रिवीजन करने वाले हैं और विगत दिनों में हम लोगों ने जुलाई माह तक का रिवीजन कर लिया है। देखिए 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। अगर हम बात करें हिरोशिमा कहां से संबंधित है? ये जापान देश का शहर है। अगर हम बात करें 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता जो रहे नीरज चोपड़ा, उन्होंने भाला फेंक में यह पदक जीता था। इसी कारण 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस के रूप में दोस्तों ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 15 अगस्त की तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 14 अगस्त को दोस्तों विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर बात करें 16 अगस्त की तो पश्चिम बंगाल में खेला होवे दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 अगस्त को मनाया जाता है। 20
अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में, और अत्यंत महत्वपूर्ण है 29 अगस्त आपको याद रखना है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह किसे समर्पित है, तो यह मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित है, जिन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। बात करें 2 सितंबर की, तो विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक नारियल कहां उत्पादन होता है, नाइजीरिया में। तेल नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, नाइजर नदी। अगर भारत की बात करें कि भारत में नारियल सबसे ज्यादा कहां उत्पादन होता है, तो यह केरल राज्य में उत्पादन होता है। अगर बात करें 5 सितंबर की दोस्तों, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 अक्टूबर की बात कर ले यहीं, तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि 2022 में किसने अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मानित किया गया है, तो ये 46 अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें यहां 8 सितंबर की, तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। इसी तरह से अगर 14 सितंबर की बात करें, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस, कौन, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब दोस्तों, 10 जनवरी को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी, कौन दोस्तों, 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने वर्तमान में चल रही योजनाओं पर निगरानी रखने के लिए कौन सा ऐप प्रारंभ किया, तो देखिए पहला दिया गया है दिल्ली ई मॉनिटरिंग, दूसरा स्केल ऐप, तीसरा सारथी ऐप, चौथा ई निगरानी ऐप। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, विकल्प नंबर ये सही होगा। दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली में चल रही सरकारी योजनाओं का मॉनिटरिंग के लिए दिल्ली ई मॉनिटरिंग ऐप प्रारंभ किया गया। अब दिल्ली से बात हो रही है, तो आपको जरूर यही याद रखना है, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना जी हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल जी यहां के मुख्यमंत्री हैं। और यहां की पार्टी कौन सी है इनकी, तो इनकी पार्टी आम आदमी पार्टी या आप पार्टी से संबंधित है। अगर हम बात करें यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि दिल्ली की विधानसभा सीटें कितनी है, तो विधानसभा सीटें 70 हैं, जबकि लोकसभा की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा की 7 सीटें हैं। साथ ही साथ हाल ही में चर्चा में रहा है अनंग झील, जिसको संस्कृति विरासत के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है अनंग झील का संबंध किस राज्य से है, तो दिल्ली से है। और दिल्ली की स्थापना किस वंश के शासकों ने किया था, तो तोमर वंश के शासकों के द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई थी। यहीं से पूछा जाता है कि रायसीना पर्वत पर रायसीना डायलॉग का आयोजन कहां किया जाता है, तो रायसीना डायलॉग का आयोजन रायसीना पर्वत पे जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाता है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा गया है कि रायसीना पर्वत पर कौन सा भवन स्थित है, तो राष्ट्रपति भवन स्थित है। और आपसे यह जानना भी जरूरी है कि दिल्ली का डिजाइनकार या दिल्ली के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो एडवर्ड लुटियन जो हैं, ये दिल्ली के वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। अब यहां कुछ महत्वपूर्ण ऐप और भी दिए गए हैं, जैसे स्केल ऐप की बात करें तो लेदर टेक्नोलॉजी में
युवाओं को प्रशिक्षित करना किसका उद्देश्य है? तो ये स्केल ऐप का उद्देश्य है। और ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये कौशल विकास मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यहाँ के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय मंत्री हैं। अगर बात करें सारथी ऐप, ये किसका है? तो ये सेबी की पहल है, सारथी ऐप। अब सेबी को आपको ध्यान में रखना है, सेबी की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? अधिनियम 1992। कौन सा? अधिनियम 1992। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माधुरी पुरी बुच, माधुरी पुरी बुच को नियुक्त किया गया है। अगर ई निगरानी ऐप की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यहाँ के उपराज्यपाल जो हैं मनोज सिन्हा जी द्वारा प्रारंभ किया गया है। आइए महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में अगला प्रश्न देखें। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अब यहां देखिए एक जीव की बात हो रही है जिसका नाम क्या है दोस्तों? याद रखना है, स्लेंडर लोरिस है। जो कैसा दिखता है, एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाई जाने की कोशिश की गई है। ये बंदर की तरह दिखता है, लेकिन दोस्तों ये बंदर प्रजाति का नहीं है। साथ ही इसमें विशेषता क्या है? तो इसके कुहनी, ये जो कुहनी है, इसकी कुहनी में विष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विष पाया जाता है। और ये छोटे जानवरों पर आक्रमण करने के लिए इसी विष का उपयोग करता है अपने दांतों की मदद से। खास बात यहां यह है कि मनुष्यों पर इसके विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन छोटे जीवों को यह अपने शिकार के रूप में परिवर्तित कर देता है इसी विष के आधार पर। आइए हम यहां विकल्प देखें। तो विकल्प हमारा जो दिया गया है, पहला असम, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा, यह तमिलनाडु राज्य ने पहला अभयारण्य घोषित किया है। किसके लिए? ये स्लेंडर लोरिस के लिए। अब अगर हम बात करें दोस्तों, ये स्लेंडर लोरिस भारत के अलावा अन्य कहां पाया जाता है? तो भारत और श्रीलंका, केवल दो ही देशों में, भारत और श्रीलंका केवल दो ही देशों में ये स्लेंडर लोरिस पाया जाता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु से हाल फिलहाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा पर चर्चा के विषय में तमिलनाडु से स्थल रहे हैं, उनको जरूर याद रखना है। यह कहां पर स्थापित किया जाएगा? कुनूर जिला है। साथ ही साथ डिंडीगुल। आपको याद होगा इतिहास में टीपू सुल्तान ने अपने हथियार का कारखाना कहां स्थापित किया था? तो तमिलनाडु के डिंडीगुल में स्थापित किया था। आपको जरूर याद रखना है। साथ ही साथ अभी यहां तमिलनाडु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों में अगर हम देखें तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है जो दोस्तों, यह तमिलनाडु की राजधानी है। और मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन यहां के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल आर एन रवि जी यहां के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया? चेन्नई में। विजेता देश कौन सा रहा? उज्बेकिस्तान रहा। और आपको यही ध्यान रखना है कि शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथन आनंद जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें तमिलनाडु के बारे में तो 17वां वर्ल्ड सेंचुरी हाल ही में अपना स्थापित किया है या घोषित किया है। किसने? तो तमिलनाडु राज्य ने घोषित किया है। अगर बात करें भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। खाद्य संग्रहालय की स्थापना कहां पर किया गया है? तो खाद्य संग्रहालय की स्थापना तमिलनाडु के तंजावुर में स्थापना किया गया है। और खाद्य सूचकांक में भारत का पहला स्थान किस राज्य का है? तो तमिलनाडु राज्य का खाद्य सूचकांक में पहले स्थान पर है। यहीं से एक प्रश्न याद रखिए, T+2 पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहां से प्रारंभ किया गया? तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना प्रारंभ किया गया है। ये कुछ
महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा में बने रहे हैं। आपको इतना याद रखना है, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में छपने वाले प्रश्न हैं, आने वाले प्रश्न हैं। जब भी आपकी परीक्षा होगी तो इनका इंपॉर्टेंस सर्वाधिक होगा। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिया गया है अमित शाह, दूसरा दिया गया नरेंद्र मोदी, तीसरा दिया गया द्रौपदी मुर्मू, चौथा दिया गया अनुराग ठाकुर। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, ये विकल्प नंबर सी सही होगा। राष्ट्रपति महोदया के द्वारा ये शुभारंभ किया गया है किसका? कामरूप सुपर कंप्यूटर का। अब सबसे पहले ये जाने कि कामरूप सुपर कंप्यूटर को स्थापित कहां किया गया है। तो कामरूप सुपर कंप्यूटर को गुवाहाटी असम, गुवाहाटी जो कि असम राज्य से संबंधित है, यहां पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। और इसी का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है, जो भारत की पहली आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति हैं। और महिला के रूप में दूसरी राष्ट्रपति के रूप में है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी पहली भारत की महिला राष्ट्रपति के रूप में थी। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि असम राज्य का पुराना नाम जो है दोस्तों, ये कामरूप के नाम से असम पहले जाना जाता था। अगर हम बात करें यहां असम के, तो असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है, ये कंप्यूटर की बात हो रही है, सुपर कंप्यूटर की, तो आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो सुपर कंप्यूटर भारत में सबसे पहला कौन सा था? तो परम 8000 जो है ये पहला सुपर कंप्यूटर भारत का था। और भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली संस्था कौन सी है? तो सीडैक कंपनी है, सीडैक संस्था है। और इसका मुख्यालय कहां है? पुणे में है। कहां है दोस्तों? पुणे में है। अब हाल फिलहाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, उसको रिकॉल कर लें। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया है? तो आपको याद रखना है आईआईटी रुड़की जो कि उत्तराखंड से संबंधित है, यहां पर स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों परम शक्ति की, इसको कहां पर स्थापित किया गया है? तो आईआईटी खड़गपुर में इसको स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें परम अनंत की बात करें, कहां स्थापित किया गया है? तो आईआईटी गांधीनगर जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है, यहां स्थापित किया गया है। साथ ही साथ अब यहां थोड़ा सा ध्यान आप यहां भी दें कि आदिवासी महिला के रूप में पहली जो राष्ट्रपति चुनी गई हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये राज्यपाल के रूप में, झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी सेवा दे चुकी हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है भारत में? तो अनुच्छेद 52 में वर्णित है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति पद का शपथ किस अनुच्छेद में है? शपथ 60 में है। अगर पूछा जाए महाभियोग कहां है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में है। अगर पूछा जाए क्षमादान कहां है राष्ट्रपति का, तो अनुच्छेद 72 में है। और संयुक्त बैठक बुलाए जाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है राष्ट्रपति को? तो 108 अनुच्छेद में है। साथ ही साथ अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां पर है? अनुच्छेद 123 में है। ये सारे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, आपको जरूर याद रखना है। अब यहां देखिए, अगर अमित शाह जी के बारे में बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री, साथ ही साथ पहले भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी से, तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अगर बात करें अनुराग ठाकुर जी से, तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है तेजस योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो अनुराग ठाकुर जी द्वारा किया गया है। और ये
खेल और युवा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। साथ ही साथ तेजस योजना का संबंध कहां से है, तो अमीरात स्टेट में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। ये सारी जानकारियां आपको जरूर याद रखना है, ये आपके लिए मददगार साबित होंगी। देखिए यहां श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, जो कि राष्ट्रपति हैं, इनको दिखाया गया है। साथ ही साथ परम कामरूप जो है, कामरूप सुपर कंप्यूटर का एक पिक्चर दिखाया गया है। आप यहां से एक प्रश्न और याद रखें कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, तो फ्रंटियर जो है ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और यूएसए का है। और अगर बात करें दूसरे स्थान पे कौन है, तो जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर जो है ये जापान का है और ये दूसरे स्थान पर है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में जारी मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, में कौन सा देश शीर्ष पे रहा। अब यहां देखिए हमारा विकल्प जो दिया गया, पहला थाईलैंड है, दूसरा आइसलैंड है, तीसरा डेनमार्क है, चौथा नीदरलैंड है। यहां हमारा जो सही विकल्प है दोस्तों, ये विकल्प नंबर 20 सही होगा। आइसलैंड जो है ये मर्सर रिपोर्ट के आधार पर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर है। अब यहां पेंशन से आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न के आधार पर ही कि सेवानिवृत्ति के बाद अपने सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद अपने कर्मचारियों को विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो पहले स्थान पे है पेंशन प्रदान करने में। तो पेंशन प्रदान करने में पहले स्थान पे कौन सा है, तो आइसलैंड है। और अंतिम स्थान पे कौन है दोस्तों, अंतिम स्थान पे थाईलैंड है। अब यहां भारत के परिप्रेक्ष्य में भी जानकारी ध्यान रखें, तो भारत का स्थान कौन सा है, 41वां स्थान है विश्व में पेंशन प्रदान करने में। अगर हम बात करें यहां महत्वपूर्ण कुछ सूचकांकों से जो कि बार बार पूछे जाते हैं या परीक्षा में चर्चा में बने रहते हैं, किस सूचकांक में भारत का स्थान 180वां है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 180 देशों में सबसे अंतिम पायदान पर 180 पर है। अगर बात करें 150 की, तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 150 है। पिछले वर्ष कितना था, तो 142 था। अगर बात करें 136वां किस सूचकांक में भारत का स्थान है, तो आपको याद रखना है खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 136 है। अगर बात करें 135 का, तो आपको याद रखना है विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 135 है। पुनः 135 आप याद रखें ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का कौन सा स्थान है, तो 135वां है। अगर बात करें 132 की, तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 132 है। अगर हम यही बात कर लें 120 की, तो सतत विकास में भारत का स्थान कौन सा है, 120 है। अगर बात करें 112 की, तो ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, 112 है। अगर हम बात करें 101 की, तो भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 101 है। बात कर लें यही 87 की, तो हेनले पासपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है, 87वां है। अगर बात करें भ्रष्टाचार सूचकांक की, तो यहां पर भ्रष्टाचार सूचकांक की, तो भारत का स्थान 87 है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 87 है और हेनले पासपोर्ट में भारत का स्थान 83 है। अगर हाल ही में जारी हुआ है 43, भारत का किस सूचकांक में स्थान 43 है या 43 है, तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 43 है। जबकि नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है और प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 37वां है। ये कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। अगर आप इतना रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपके लिए ये मान के चलिए जब भी सूचकांक से प्रश्न आएंगे वो गलत होने वाले नहीं है।
आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। यहां देखिए एक इंडेक्स दिखाया गया है। आइसलैंड देखिए इसमें पहले स्थान पे है और अंतिम स्थान पे आपका कौन है, थाईलैंड है। और भारत का स्थान कितना है, तो 41 है। और हाल ही में एक सूचकांक और भी आया है, याद रखना है, असमानता सूचकांक, जो किसके द्वारा, ऑक्सफैम के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान कितना है, 123 है। और सबसे दयनीय दिशा जो है या सबसे दयनीय स्थिति जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे कम खर्च करने वाले देश के रूप में जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। हाल ही में भारत के किस राज्य अवलिक केंद्र शासित प्रदेश में 7वें इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यहां देखिए पहला दिया गया अहमदाबाद, दूसरा मुंबई, तीसरा जयपुर और चौथा दिया गया नई दिल्ली। यहां जो सही विकल्प हमारा है ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया। अब दोस्तों यह प्रश्न जो है कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है। प्रश्न में ही दे दिया गया है 7वां, तो आप ध्यान रखें कि यह संस्करण कौन सा है, तो यह संस्करण 7वां है। और इसका आयोजन कहां किया जा रहा है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली। कहां दोस्तों, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। पुनः एक बार यहां रिकॉल कर लें कि नई दिल्ली में उपराज्यपाल कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना जी हैं। मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। अगर हम बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा है कर्तव्य पथ का पुराना नाम क्या था, तो इसका नाम राजपथ था। अगर बात करें कर्तव्य पथ पर किसकी हाल ही में मूर्ति का अनावरण किया गया है, तो सुभाष चंद्र बोस जी का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किस पे, कर्तव्य पथ पर। अगर हम बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। अगर हम बात कर लें कि दिल्ली दरबार, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था, तो 1911 में किया गया था। और इसी के आधार पर घोषणा की गई थी कि कलकत्ता के स्थान पे राजधानी जो है वो दिल्ली होगी। और 1912 ईस्वी में राजधानी के रूप में दिल्ली बनी। अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि द्वारका एक्सप्रेस वे का संबंध किससे है, तो भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का नाम क्या है, तो वो द्वारका एक्सप्रेसवे है। और किन किन राज्यों से संबंधित है, हरियाणा और दिल्ली से संबंधित है। अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में ध्यान रखें कि वायु प्रदूषण सूचकांक में विश्व की सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी किस देश की है, तो ये नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली लगातार दूसरी बार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी की सूची में शामिल है। साथ ही साथ दिल्ली ने हाल ही में नो डस्ट अभियान प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है दिवाली के अवसर पर जो पटाखे या जो पटाखों के द्वारा जो विषैली गैसें वायु में प्रवाहित होंगी या जो वायु में प्रसारित होंगी उनको कम करना और निर्माण कार्य को बंद करना इसका मुख्य उद्देश्य है नो डस्ट अभियान का, और यह दिल्ली से संबंधित है। अब कला के क्षेत्र में बात हो रही है तो आपको जरूर याद रखना है कि भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। जबकि शास्त्रीय भाषाएं की बात की जाए तो शास्त्रीय भाषा जो है दोस्तों ये कितना है, ये 6 है। आपको याद रखना है टेम्पल 360 किस मंत्रालय की पहल है, तो ये संस्कृति मंत्रालय की पहल है। इसका उद्देश्य है भारत के सभी मंदिरों को जोड़ना, उनको ऑनलाइन सेवा या ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन प्रसाद, आरती में शामिल होना इसका मुख्य उद्देश्य है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न कि एससीओ के द्वारा
किसे अपनी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है? तो वाराणसी को यह सीओ के द्वारा अपनी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में कहां से कहां के लिए भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ किया गया? देखिए विकल्प दिया गया है, नई दिल्ली से कटरा, नई दिल्ली से बनारस, गांधीनगर से मुंबई, ऊना से नई दिल्ली। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा यह विकल्प नंबर डी सही होगा। भारत में चौथी वंदे भारत ट्रेन की जो शुभारंभ किया गया है और यह कहां से कहां तक प्रारंभ की जाएगी? ऊना। यह कहां से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से नई दिल्ली के लिए। अब हाल ही के दिनों में हमने दोस्तों पढ़ा है तीसरी भी प्रारंभ की गई है। तो एक क्रम से चारों जो प्रारंभ की गई वंदे भारत सेवाएं उनको देख लें कि प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए हमारा प्रश्न गलत होने वाला ना हो। तो देखिए दिल्ली से कटरा जो है यह पहली सेवा है वंदे भारत की, प्रारंभ की गई थी दिल्ली से कटरा के लिए। दूसरी सेवा प्रारंभ की गई थी दिल्ली से बनारस के लिए और तीसरी सेवा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया है गांधीनगर से मुंबई के लिए। और चौथी सेवा हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के लिए प्रारंभ की गई है। ये 4 वंदे भारत ट्रेनों की सेवाएं हैं, आपको याद रखना है। इसी वंदे भारत ट्रेन का एक पुराना नाम भी है ट्रेन 18। क्या नाम है? ट्रेन 18। और इसका निर्माण कहां किया जा रहा है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें बजट की तो बजट में कितने वंदे भारत ट्रेनें चलाए जाने की घोषणा की गई है? तो 400 वंदे भारत ट्रेनें प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। और प्रतिवर्ष न्यूनतम कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की गई है? 75 नई वंदे भारत ट्रेनों को चलाए जाने की घोषणा की गई है। इसी तरह से बजट में याद रखना है पीएम गति शक्ति किससे संबंधित है? तो पीएम गति शक्ति जो है ये ट्रांसपोर्टेशन साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रयोग करना या उनका बढ़ावा देना, ये संबंधित है पीएम गति शक्ति के। और इसके आयाम कितने हैं? इसके 7 आयाम हैं। कितने? 7 आयाम हैं। इसी तरह से आपको याद रखना है बजट में ही RAMP, इसको रैम के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। लघु और सूक्ष्म व्यवसाय का मॉनिटरिंग करना और उनको बढ़ावा देना या उनके सहयोग के लिए तैयार रहना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और MSME मंत्रालय की ये पहल है। आपको याद रखना है केंद्रीय मंत्री कौन है? तो नारायण राणे जो हैं MSME मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। इसी तरह से आपको याद रखना है पर्वतमाला योजना का भी बजट में जिक्र है। तो पर्वतमाला योजना का संबंध किससे है? तो पूर्वोत्तर राज्य के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं या पूर्वोत्तर राज्य के जो राज्य हैं उनमें टूरिज्म को बढ़ावा देना किससे संबंधित है? पर्वतमाला योजना से संबंधित है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आइए एक पिक्चर के माध्यम से वंदे भारत को देखें। यहां देखिए वंदे भारत ट्रेन जिसका नाम पहले T18 था और परिवर्तित करके वंदे भारत ट्रेन के रूप में किया गया है। इसका इनॉग्रेशन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री जी दिखाए गए हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है चौथी वंदे भारत ट्रेन की जो स्पीड है, हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी ने इसकी स्पीड को भी प्रदर्शित किया है एक वीडियो के माध्यम से। तो उन्होंने इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा 180 किलोमीटर प्रति घंटा की दर्शाई है। साथ ही साथ विगत जो 3 ट्रेनें थी उनका स्पीड कितना था? 160 किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में था। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें और अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल प्रारंभ किया गया? हमारा विकल्प जो दिया गया पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा हरियाणा, चौथा केरल। यहां जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 20 सही होगा। उड़ीसा राज्य के द्वारा यह प्रारंभ किया गया। अब यहां ध्यान रखें उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल के रूप में गणेशी लाल जी जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। उड़ीसा को दोस्तों उत्कल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था।
अब यहां बात करें हम फुटबॉल फॉर ऑल पहल क्या है या इसका उद्देश्य क्या है, तो अभी हाल ही में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक भारत में फुटबॉल अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी खेल को बच्चों में प्रसारित करना या फुटबॉल के प्रति बच्चों में रुचि पैदा करना खेल के प्रति, इसीलिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल किया गया है। किस सरकार के द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा। और अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल का ये कहां होगा? तो उड़ीसा राज्य में, साथ ही साथ नवी मुंबई में, और आपको याद रखना है गोवा। इन 3 राज्यों में इसका आयोजन होना है। अब हाल ही में भारतीय फुटबॉल संघ भी चर्चा में रहा है, क्योंकि पहले भारतीय फुटबॉल संघ को फीफा के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसको पुनः उस आदेश को रद्द करके पुनः इसको मान्यता दिया गया। अगर हम बात करें कि इसके प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो कल्याण चौबे जी को भारतीय फुटबॉल संघ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा पुरुष फुटबॉलर और महिला फुटबॉलर के रूप में भी चुना गया है। तो पुरुष फुटबॉलर में सुनील छेत्री जी को चुना गया है, और महिला फुटबॉलर के रूप में अगर बात करें तो मनीषा कल्याण, किसे दोस्तों? मनीषा कल्याण को चुना गया है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें फीफा की, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहां होगा? तो ये दोहा कतर में इसका आयोजन किया जाना है, आपको याद रखना है। फीफा की स्थापना कब की गई थी? 1904 ईस्वी में फीफा की स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय कहां है? लुसाने के स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके प्रमुख कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो जो हैं इसके प्रमुख के रूप में है, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखें अंडर 17 ओमन वर्ल्ड कप, ये फीफा का 2022 जिसका आयोजन भारत में किया गया है। और फुटबॉल फॉर ऑल जो है ये पहल किसकी है? ये उड़ीसा राज्य की पहल है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ें। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी प्रदान किया है, या किससे संबंधित है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप केवल इतना ध्यान रखें कि पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य क्या है या किससे संबंधित है। हमारे विकल्प क्या है? पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है सुंडालैंड, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। यहां हमारा जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा। पीएम डिवाइन योजना 12 अक्टूबर को कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है, और इसका लक्ष्य जो रखा गया है 66,000 करोड़ रुपए से 4 सालों में पूर्वी भारत के राज्यों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और एक बात यहां यह भी ध्यान दें, कभी कभी योजनाओं से संबंधित जो अनुदान दिया जाता है उससे बहुविकल्पी में प्रश्न बना लिए जाते हैं कि इसमें अनुदान का हिस्सा राज्य का भी है, केंद्र का भी है। तो आप ध्यान रखें कि इसमें 100% जो अनुदान है वो केंद्र सरकार की योजना है, राज्य का इसमें अनुदान राशि का हिस्सा नहीं है। अगर हम बात करें पीएम डिवाइन किससे संबंधित है, तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के विकास से संबंधित योजना बनाई गई है, और इसका जिक्र किसमें? बजट में भी शामिल था। और इसको 12 अक्टूबर के द्वारा मंत्रिमंडल की समिति के द्वारा इसे स्वीकृति की गई, और 6600 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया, और 4 साल के लक्ष्य में इसे पूरा किए जाने की घोषणा की गई है। अब यहां से एक शब्द आपको जरूर ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो आइए एक मैप के माध्यम से देखें। देखिए यहां आपका या पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का मैप दिखाया गया है, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। दूसरा देखिए नागालैंड है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और देखिए मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी आइजोल है। साथ ही साथ आपको याद रखना है त्रिपुरा, और यहां मेघालय याद रखना है, असम राज्य याद रखना है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है, मेघालय की शिलांग है,
त्रिपुरा की अगरतला है। अगर हम यहाँ बात करें दो महत्वपूर्ण जानकारियों के रूप में कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जो सभी राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो असम राज्य जो है ये सभी राज्यों से अपने सीमा साझा करता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है त्रिपुरा राज्य से एक विशेष प्रश्न बनता है कि कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है जो कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये त्रिपुरा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक प्रश्न और भी जानिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है भारत और बांग्लादेश की मध्य की रेखा को। ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं और यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आने वाले सीरीज में हम लोग वहां से बातचीत करने वाले हैं, नई नई जानकारियों को सीखने वाले हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इप्सामार 7 में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ये देखिए पहला दिया गया भारत, दूसरा ब्राजील, तीसरा दक्षिण अफ्रीका, चौथा सभी। यहां जो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर डी सही है, सभी। अब यहां इप्सा शब्द जो है ये बना कैसे है, तो भारत से आई लिया गया है, ब्राजील से बी लिया गया है और दक्षिण अफ्रीका से एस ए लिया गया है और ये शब्द बन जाता है IBSA और इसी को इप्सा कहा जाता है। साथ ही साथ यह समुद्री अभ्यास है, इसी कारण इसका नाम इप्सामार है और संस्करण कौन सा है, 7वां है और इसी कारण इसे इप्सामार 7 के नाम से जाना जाता है। अब यहां जाने कि इसका आयोजन कहां होगा, तो साउथ अफ्रीका के एलिजाबेथ पोर्ट पर इसका आयोजन किया जाना है। अब यहां समुद्री अभ्यास है तो भारत की तरफ से प्रतिभाग करने कौन जाएगा, तो आपको जरूर याद रखना है INS तर्कस जो है दोस्तों यह भाग लेने जाएगा कहां, समुद्री अभ्यास इप्सामार 7 में। अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण संबंधित नौसेना से संबंधित पोत हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए INS अजय की, अगर बात की जाए INS सिंधु ध्वज की, तो ये दोनों जो हैं इनको डीकमीशन किया गया है। किसके द्वारा, नौसेना के द्वारा इनको लंबी सेवा के बाद डीकमीशन किया गया है। जबकि INS विक्रांत की बात की जाए तो INS विक्रांत जो है भारत का पहला 100% स्वदेशी पोत विमान कौन है, तो INS विक्रांत है और किसके द्वारा बनाया गया है, तो कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है और इसे 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नौसेना में शामिल किया गया है। अगर बात करें ऑपरेशन संकल्प में भाग लेने कौन सा पोत गया था, तो आपको याद रखना है INS आपको याद रखना है INS तलवार। कौन है, INS तलवार। अगर बात करें रिम पैक युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए भारत के तरफ से किसे भेजा गया था, तो आपको याद रखना है INS सतपुड़ा को भेजा गया था और ये कहां पर, हवाई द्वीप जो कि संबंधित कहां है, USA से संबंधित है, यहां पर भेजा गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं युद्धाभ्यास से, आपको जरूर याद रखना है। ये सारे प्रश्न आपके सफलता में मददगार साबित होंगे। यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है किसको, INS तर्कस को और इप्सामार जो युद्धाभ्यास समुद्री युद्धाभ्यास है बहुराष्ट्रीय, इसमें भाग लेने के लिए जाने के दौरान। यहां पर महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ यह सेशन यही समाप्त होता है और उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। और इसी क्रम में अगर संस्था के द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।